मालूम है क्या होता है सेल? क्या थी? करता क्या है ये बता दो। सप्लाई देता है, वोल्टेज की सप्लाई देता है। मेन काम क्या है कि ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मेन सेल का काम क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये हमारा यहाँ पे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। ये हम लोग केमिस्ट्री में, शायद आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें सेल वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वहाँ आप लोग पढ़ेंगे कौन कौन से सेल होते हैं, वोल्टाइक सेल, कौन कौन सा ड्राई सेल, सब पढ़ते हैं ना वहाँ पे आप। फिजिक्स में वो हटा दिया गया है, पहले होता था। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ये सप्लाई कैसे करता है, क्या सप्लाई करता है, उसका ड्रॉप क्या होता है, उस ड्रॉप में उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या रोल है, अगर उसको आप सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये सारा हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो सेल जो होता है, जब भी हम लोग सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका सेल है। ये दो टर्मिनल है जिसके बीच आप ड्रॉप को लेते हैं। ठीक है, इसके बीच जो ड्रॉप होगा, मान लीजिए इसको V बोल रहा हूँ, इस V को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। जो भी इन दो पॉइंट के बीच ड्रॉप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। याद रहेगा, आपके NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, कि टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकलेगा। अब यहाँ जो ये सेल है, यहाँ पे हम यूज करते हैं EMF। ये E क्या है? E क्या है? EMF। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? ये एक फोर्स है ना। EMF नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो एक फोर्स है ना। क्या है ये? बोलो तब तो पता चलेगा मुझे कि पता है कि नहीं पता है। ये सान्वी सर हिला रही है कि नहीं सर, ये फोर्स नहीं है। क्या है ये? व्हाट इज EMF? बताओ, बस ये पता है कि नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाइड। ये क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज दैट अ सेल कैन सप्लाई। ये क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है। और इसका कॉज क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई मतलब साल बीत जाता है बच्चों को पढ़ते हुए, ये बात उनको समझ नहीं आती है। क्योंकि ये मैक्सिमम वोल्टेज है तो इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट ही है, इसका भी यूनिट वोल्ट है। और जो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज आप लिखे हुए हैं, ये भी वोल्टेज ही है, इसका भी यूनिट वोल्ट ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, कई बार वाइवा में मैंने पूछा है, मतलब कईयों बार पूछा है, कई स्कूल से पूछा है, और अभी तक कोई बच्चा सामने से पहली बार में जवाब नहीं दिया कि हाँ सर ये डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि EMF और फिर वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, तो EMF है और जो वोल्टेज है उसमें मेन असल डिफरेंस क्या है? तो वोल्टेज किसकी वजह से आया है? ये ड्रॉप जो वोल्टेज आया है किसकी वजह से हुआ है? चार्ज के फ्लो की वजह से है। दैट मीन्स जो वोल्टेज है उसका कॉज इलेक्ट्रिकल है। ये जो वोल्टेज दिख रहा है इसका कॉज क्या है? इलेक्ट्रिकल कॉज है उसका। उसके पीछे कुछ इलेक्ट्रॉन का फ्लो वगैरह रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ जो EMF है, आप बैटरी खरीद के ला रहे हैं और कहीं से सप्लाई दिए नहीं है, इसका मतलब थोड़ा ना कि उसके पास सप्लाई करने की ताकत नहीं है या नहीं है? है ना। दैट इज EMF। और उसका कॉज क्या है? इस EMF का कॉज क्या है? बोलो, क्या इलेक्ट्रिकल कॉज है? नहीं। इसका कॉज क्या है? केमिकल। जैसे ही ये सप्लाई बंद हुआ, ये हमेशा ड्रॉप होता रहेगा और फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल कॉज हो जाएगा, उसका कारण इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। लेकिन जब तक ये सप्लाई नहीं है, ये मैक्सिमम चीज़ है। और किसकी वजह से है ये? उसके अंदर के केमिकल की वजह से है। दैट मीन्स EMF का जो कॉज है वो क्या है? केमिकल है।
और वोल्टेज का जो कॉज है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल है। याद रहेगा, हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ से मैं करंट को फ्लो करा दूँ, करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या ये वाला टर्मिनल प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि ये माइनस और प्लस होता है, तो ये क्या हो गया, माइनस आई आर प्लस ई एंड दैट इज इक्वल टू वी। समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ, ये माइनस आई आर हो गया और ये प्लस ई हो गया, एंड इसके बीच का ड्रॉप को आपने वी बोला है, तो क्या मैं इस वी को ऐसे लिख सकता हूँ, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। जब भी डिस्चार्ज होगा, जब भी डिस्चार्ज होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज यही होगा। याद रहेगा, जब भी आपने सेल को सप्लाई किया और वो डिस्चार्ज हो रहा है, वो सप्लाई दे रहा है, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज ये होगा। जो आपके एनसीईआरटी के शुरू के 2 क्वेश्चन हैं इसी पे हैं। क्लियर हुआ, यहाँ तक में कोई कष्ट है? अब आते हैं अगली बात पे, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या है टॉपिक, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज में क्या होता है, सीरीज का मतलब क्या है, आपके पास 2 सेल है, जैसे मान लो ये एक सेल है, इसका ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका भी ये वाला निगेटिव होगा कैप वाले साइड में, और ये तो अगर आप, ये एक सेल है, देखो ये एक सेल है, इसका ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के निगेटिव से जोड़ दीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। या सिंपल कहिए, सीरीज में इतना टेंशन नहीं लेता, सीरीज का मतलब है सेम करंट फ्लो होना चाहिए। सीरीज का मतलब क्या होता है, सेम करंट फ्लो होना चाहिए। अगर इसमें आप करंट फ्लो कराओ तो क्या सेम करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ से एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया R, ये है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ये है E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2। ठीक है, अब इसके बदले हमें, क्योंकि इक्विवेलेंट निकालना है, इसके बदले हमने क्या किया कि एक ही सेल यूज कर लिया, जिसका ईएमएफ हमने E लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस R लिया, और सेम लोड रजिस्टर की कनेक्शन कर दिया इसमें R। यहां तक में कोई कष्ट है? हम लोग केवीएल कर चुके हैं, हम लोग केवीएल कर चुके हैं। अगर मैं इसमें केवीएल लगा दूं कि मान लो इधर से करंट जा रहा है, तो क्या ये बात मानेंगे कि इस पूरे लूप में एक ही करंट फ्लो हो रहा है, कहीं पे उसका डिवीजन नहीं होगा? ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि अगर आप सेम करंट फ्लो कराएंगे तो थ्रू आउट द लूप एक ही करंट फ्लो होगा। अब मान लीजिए कि ये करंट आई है, तो क्या ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा? इधर गए थे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब लगा दीजिए केवीएल इस वाले में, इस वाले सर्किट में हमने केवीएल लगाया, तो क्या होगा देखो, माइनस आई आर, ये क्या हो गया, माइनस आई R1 प्लस E1 माइनस आई R2 प्लस E2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यही होगा नहीं होगा? यहां से अगर आप I को कॉमन ले लीजिए, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि ये सब माइनस एक साइड में ले लिया मैंने। देख लो, ये माइनस था, ये माइनस था, एक माइनस था, तीनों को इस साइड ले लिया, तो I आ गया कॉमन, और R, R1 और R2, और ये प्लस में था E1 और E2। नहीं क्लियर हुआ? हो गया। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई, E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। ये समझ में नहीं आया तो बता दो, ये कहानी समझ नहीं आई तो नहीं आया,
आ गया। अब अगर आप इसमें केवीएल लगाओ, अगर आप इसमें केवीएल लगाओ, इसमें क्या होगा देखो, यहां से करंट गया ऐसे, ऐसे करंट गया, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे ही होगा। अब यहां पे जब लिखोगे तो क्या ये माइनस आई आर प्लस आर प्लस ई इक्वल टू 0 हो गया, और यहां से आई कॉमन लेंगे तो ये आर प्लस आर एंड डेट इज इक्वल टू ई, तो यहां से आई की वैल्यू क्या आ गई, ई अपॉन आर प्लस आर। क्या ये दोनों करंट सेम है? क्या ये दोनों करंट सेम है? हाँ या ना? क्योंकि आपने क्या निकाला है, इसका इक्विवेलेंट निकाला है। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ही होता है कि सेम करंट फ्लो होना चाहिए दोनों में। इसका मतलब ये जो करंट है और ये जो एक करंट है दोनों सेम है, लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है। अच्छा कहाँ पे? यहाँ ना, ये भी तो माइनस में ही है, सही कह रही हो, माइनस आई आर है, ह्यूमन एरर, क्योंकि यहाँ भी ड्रॉप माइनस आई आर है ना। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करिए। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा देखो, लेफ्ट साइड में आई, लेफ्ट साइड में आई, न्यूमरेटर में क्या है E1 प्लस E2, यहाँ न्यूमरेटर में क्या है E, तो क्या E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो गया? नहीं समझ में आया? यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ पे कैपिटल R, तो ये तो गया। यहाँ क्या है R1 प्लस R2 और यहाँ क्या है R, तो क्या इन दोनों को कंपेयर करके आप लिख सकते हैं कि E इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा और स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल R1 प्लस R2 होगा। तो इसी चीज़ को मैं आगे लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल दो और इसको इक्वेशन 2 बोल दो और बोल दो ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट आ गया E इक्वल टू E1 प्लस E2 और R इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2। क्या मैं ये जनरल लिख सकता हूँ E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En, और यहाँ से R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn? हाँ या ना? यहाँ तक में कहीं से कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो बता दो। है? नहीं है तो छाप लीजिए। हाँ जी, समझ में आ गया कैसे सीरीज कनेक्शन करते हैं। सिंपल ये है क्या, केवीएल है और कुछ नहीं है। आपने केवीएल अप्लाई किया और कुछ नहीं किया इसमें। छाप लीजिए फिर, तब तक मैं पानी पी लूँ। कोई दिक्कत है इसमें? मेधावी जी बहुत धीमे धीमे लिखती हैं। लिख लिया? अब मान लो जब आप कनेक्शन कर रहे थे आपसे एक गलती हो जाती, आपसे गलती हो जाती। सीरीज में आप क्या कर रहे हैं, प्लस को माइनस वाले से जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे हैं ना। मान लो आपसे एक गलत जुड़ जाता, ऐसे हो सकता है ना कि आप जोड़ने में आपका ये गलत हो गया, तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं कि इफ अ सेल इज रॉन्गली कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट, फिर क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिए। क्या है कि इफ
इफ a cell is wrongly connected, ये wrongly connected का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। ठीक है, हमने कहा कि एक ये था सेल, ठीक है, एक दूसरा सेल है, ये भी सही जुड़ा है, एक तीसरा सेल है, ये भी सही जुड़ा है, एक चौथा सेल है, ये भी सही जुड़ा है, एक पांचवा सेल है, इसमें गलती हो गया था भाई साहब से, हो सकता है ना, ये बात समझ में आया नहीं आया। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे एक सप्लाई दे दिया, सप्लाई कह रहा हूँ, एक लोड रजिस्टर लगा दी, और फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा सही रहे, सबको मैं इक्वल मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कि इसका आर नॉट है और इसका ई नॉट है, इसका भी आर नॉट है और इसका ई नॉट है, इसका भी आर नॉट है और इसका भी ई नॉट है, ये भी आर नॉट है और ये ई नॉट है, और ये भी आर नॉट है और ये ई नॉट है। एक बात बताइए, कितने सेल दिख रहे हैं? कितने सेल दिख रहे हैं? 5। अगर सारे सही से जुड़े होते, अगर सारे सही से जुड़े होते तो हमारे पास ईएमएफ कितना आता? 5 यूनिट, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, मतलब कितना आना चाहिए था हमारे पास? 5 E नॉट आना चाहिए था, आना चाहिए था ना, हाँ है ना। और सेल देखो, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, अब अगर आप इसमें KVL लगाओ, अगर आप इसमें KVL लगाओ तो देखो, अगर यहाँ से करंट गया, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस, तो स्मॉल आर नॉट में तो सब में माइनस आया है। देखो अगर आप KVL लगाओगे ऐसे, तो KVL में क्या लिखोगे? माइनस आई आर, यही तो लिखोगे, और माइनस आई आर नॉट, माइनस आई आर नॉट, माइनस आई आर नॉट कितने बार? 5 बार, 5 बार। तो क्या इसको ऐसे लिख दूं? माइनस 5 आई आर नॉट, है ना। और यहां से देखो, माइनस प्लस, प्लस है 1 बार, माइनस प्लस, प्लस है 2 बार, माइनस प्लस, प्लस है 3 बार, माइनस प्लस, प्लस है 4 बार। तो क्या ये 4 ई नॉट हो गया? और यहां देखो, प्लस से माइनस, तो माइनस ई नॉट हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए आप, यहां से देखिए ये क्या आ गया? 3 ई नॉट इक्वल टू क्या आ गया? बोलो, 5 आर नॉट प्लस आर इंटू आई, ये आएगा ना। तो यहां से आई की वैल्यू क्या आ गई? 3 ई नॉट अपॉन 5 आर नॉट प्लस आर। अगर सही से जोड़े होते, अगर सही से जोड़े होते तो यहां क्या आता? 5 आर नॉट ही आया होता, लेकिन यहां क्या आया होता? 5 ई नॉट आया होता। आया कितना? 3 ई नॉट। गलत कितना जोड़ा था आपने? 1 गलत जोड़ा था, लेकिन नुकसान कितने का हो गया है? 2 का। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर आपके पास, बहुत ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए आपके पास n सेल है, कितने सेल हैं? n सेल है। कितने सेल हैं? m सेल हैं। इसमें से आपने n सेल क्या किया? n सेल को रॉन्गली कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रॉन्गली कनेक्ट कर दिया। यहां पे कंडीशन है कि m क्या है? बड़ा होना चाहिए n से,
ज़्यादा होना चाहिए, सही वाला ज़्यादा होना चाहिए। तो अब इक्विवेलेंट जो आएगा, एक गलत कितने को खाएगा? 2 को खाएगा। 2 गलत होता तो 4 को खाता। n गलत आपने जोड़ दिया, कितने को खाएगा? 2n। कितने को खा गया? 2n। तो इस केस में अगर मैं बोलूं कि अगर n सेल्स है जिसमें से n सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है, तो इस केस में जो इक्विवेलेंट EMF आएगा, क्या ये ME0 माइनस 2ME0 नहीं होगा? हाँ? अच्छा, दोनों जगह m ही लिख दिया, ये n है, ठीक है, कोई कष्ट है? और क्या R इक्विवेलेंट M R0 होगा? उसके गलत से ही जुड़ने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। टोटल M सेल थे तो M R0 हो गया। नहीं क्लियर हुआ? दैट मीन्स ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए कि अगर एक सेल गलत जोड़ेंगे तो एक को और खाएगा। एक आलू अगर सड़ गया, आलू कभी रखे हो ना बहुत सारा खरीद के? रखे हो? नहीं रखे। गांव में लोगों के पास आलू होता है, बहुत सारा आलू हो गया, तो लोग ना रोज उनका सुबह सुबह ही काम होता है, जाकर उसमें से छांटते हैं कौन सा आलू सड़ रहा है। क्योंकि एक सड़ेगा तो क्या करेगा, आसपास के जितने भी उसके साथ में रहेंगे उसको भी सड़ाएगा, खुद तो सड़ा ही, 4 को और लेके जाएगा, है कि नहीं है? वैसे ही ये तो खराब हुआ ही हुआ, उसके बगल वाला जो था उसको भी खराब कर दिया इसने। तो एक का नुकसान 2 का नुकसान होगा। क्लियर हो गया? तो ये हमने सीरीज की बात करी। एक चीज और मुझे इसमें डिस्कस करना था, पहले लिख लीजिए। अभी जो हमारा रिजल्ट आया था, मैंने जो देखा था, रिजल्ट जो था करंट की वैल्यू, अगर n सेल होते थे हमारे पास, मान लीजिए कि आपके पास n सेल होते, कितने होते? n सेल होते, और सबका EMF E0 होता, हर सेल का EMF कितना है? E0 होता, तो क्या ये n E0 हो जाता ऊपर, और अपॉन n R0 हो जाता, और प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाता? नहीं समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके पास n सेल हैं, और ईच सेल का EMF कितना है? E0 है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R0 है। अगर आपने उसको सीरीज में जोड़ा तो EMF कितना हो जाएगा? n E0, हाँ है ना? होगा ना? और इंटरनल रेजिस्टेंस n R0। ये तो टोटल आपका जो सप्लाई है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करंट आ गया। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब यहां देखो कितनी अच्छी, कितनी मजेदार बात है, कितनी मजेदार बात है कि अगर ये जो वैल्यू अंदर वाली है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, किसके कंपैरिजन में? जो लोड है, ये लोड है ना, R छोटा हो जाए और ये बहुत ज़्यादा हो जाए। क्या मैं बात कर रहा हूं कि जो n R0 है ये बहुत ज़्यादा हो जाए R से, तो क्या इसको नेगलेक्ट कर दोगे? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या कह रहा हूं मैं? ये 2 टर्म है, प्लस में है। अगर R0 बहुत छोटा हो गया, ये मान लो 10 है और ये हो गया 500, तो क्या इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते? और अगर नेगलेक्ट कर दिए तो यहां पे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या E0 अपॉन R0 नहीं आ जाएगी? देख लो, क्योंकि ऊपर क्या बचेगा? E0 n, और यहाँ क्या बचा? n R0, n से n कट गया, यहाँ I की वैल्यू क्या बचेगी? n E0 अपॉन n R0, ये तो 0 हो गया, तो n से n कट गया, E0 अपॉन R0। ये जो करंट है, क्या एक सेल नहीं दे सकता था? अगर आप एक ही सेल लगाए होते,
एक ही सेल लगाए होते तभी तो इतना करंट दे सकता था वो। एंड सेल लगाने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? देख लो, नहीं हुआ ना। क्या हुआ? दैट मीन्स अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, तो आपको बहुत सारे बैटरी को सीरीज में लगाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे गाजियाबाद में लाइट कटती है, पता ही है, सब लोग इन्वर्टर लगा कर रखते हैं। तो जो कभी नगर वाले हैं, अमीर लोग, कभी देखा है कि एक रूम में खाली पूरा इन्वर्टर भरे हुए हैं? देखा है? एक रूम में पूरा 2-2.5 पूरा बैटरी लगा दिए, देखा है कभी? कभी नहीं देखा होगा। कितने भी अमीर है तभी यही बैटरी लगाते हैं, 12 वोल्ट 24 वोल्ट। खूब लगाएंगे, खुश हो जाएंगे तो 36 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं लगाते। कि उनको पता है कि कितना भी ज़्यादा जोड़ दीजिए, जो लोड है अगर वो ज़्यादा नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये हमने बात कर लिया किसको? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलो, कैपेसिटर की। है ये कैपेसिटर ही तो है, कैपेसिटर है ना, क्या है? सेल। अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ। मैं ढाई बोल रही है, सही है, जैसे मुझे आता ही नहीं है, हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। पैरेलल में करंट अगर आएगा तो डिवाइड होना चाहिए और वोल्टेज सेम होना चाहिए, ये बात पता है ना। तो एक सर्किट के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, ये इस तरीके से, और एक दूसरा सेल है, ठीक है। और आपने यहाँ से सप्लाई दिया, मान लीजिए करंट आई आया यहाँ से, तो फिर से यहाँ से करंट आई चला जाएगा, यही होगा, ठीक है। इसका मान लीजिए कि ये R1 है और ये E1 है और ये R2 है और ये E2 है। यहाँ से जो I आया इधर गया I1, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। इधर गया I2, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। अब इसके बदले हमने क्या किया कि एक इक्विवेलेंट बनाया हमने, सेम टर्मिनल, कुछ नाम रख दो इसका, कि इस टर्मिनल का नाम A है और इस टर्मिनल का नाम B है, तो ये भी A है और ये भी B है। यहाँ से करंट I आया, ये R है और ये E है, हाँ है ना। ठीक है, यहाँ तक में कहीं से कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। अब एक बात बताओ, इस वाले से अगर मैं बात कर रहा हूँ, किससे? इस वाले से, इसको हटा दो, इस वाले से बात कर रहा हूँ, तो इसके बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्या ये बात आप मानेंगे कि इसके बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप V होगा, V that will be equal to E minus I R? हाँ है ना? मान रहे हो नहीं मान रहे हो? इसके बीच का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? E माइनस आई आर। कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। और क्या आप ये भी मानेंगे कि इसको मैं ऐसे भी लिख दूं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा? I अपॉन 1 अपॉन R, मैथ आता है ना, उसको 1 अपॉन R लिखेंगे तो फिर से ऊपर चला जाएगा। और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ले क्यों रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है।
अब एक बात बताओ, आप ही ने कहा था अभी कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अभी कहा था, आप ही ने कहा था। तो क्या इस वाले ऊपर वाले में क्या, अगर मैं लिखना चाहूं ऊपर वाले के लिए कि V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V है और ये E1 है और ये माइनस I1 R1 हो गया। है दिक्कत? नहीं है। तो क्या आपको इससे भी दिक्कत नहीं है कि I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस B? इससे भी दिक्कत नहीं है आपको? है? नहीं है। तो क्या यहां से आप I1 के जगह पे लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1? हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? और क्या मैं बोल सकता हूं कि सिमिलरली I2 इक्वल टू E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2? एक ही बात तो है। यहां के लिए V सेम है और यहां E2 प्लस में है और ये माइनस I2 R2। नहीं क्लियर हुआ? हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं कि जो I था यही तो I1 और I2 हुआ था ना? तो क्या ये I मैं I1 प्लस I2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, हमारी सरकार है। तो I इक्वल टू I1 क्या है देखो, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। देख लो I1 की वैल्यू क्या है, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। और R2 की वैल्यू क्या है? हाँ जी, I2 की वैल्यू क्या है, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। हाँ या ना? क्या मैं V अपॉन R2 V अपॉन R1 को उस साइड लेके चला जाऊं? कोई दिक्कत नहीं होगा ना? तो क्या, इसको मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। इसको इधर लेके आ जाओ। तो क्या मैं लिख सकता हूं, V कॉमन ले लिया और यह आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड दैट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। या I उधर चला गया? नहीं क्लियर हुआ तो बोलो। हाँ जी। अब एक बात बताओ, हम लोग आखिरी पड़ाव पे आ गए। क्या यहां से मैं V की वैल्यू, यहीं से मैं V की वैल्यू क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन ये पूरा नीचे ले लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और क्योंकि ये इधर आएगा तो I के भी तो नीचे आएगा, इसके जगह पे लिख दिया I अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लिख सकते हैं ना? और यहाँ देखो यही बगल में ही है, ये इक्वेशन 2 आया और ये इक्वेशन 1 है। लेफ्ट साइड में क्या है दोनों के, देखो लेफ्ट साइड में V है और E के जगह पे ये पूरा लिखा हुआ है, इस E के जगह पे ये पूरा लिखा हुआ है। I के जगह पे I है और 1 अपॉन R के जगह पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिखा हुआ है। और ये वेरीफाइड भी है क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता था, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन 2 बोल दूँ तो क्या मैं यहाँ से
ऐसे लिख सकता हूं कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की वैल्यू आ जाएगी E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और इक्विवेलेंट R की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नहीं क्लियर हुआ तो बोलिए। अब मैं सबको एक साथ, मच्छर घूम रहा है क्या? फाइंड करंट आई। ये क्वेश्चन है आपका कि ये सर्किट है और इसके अंदर करंट क्या होगा बताना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टोटल टाइम कितना मिलता है? 30 सेकंड। अगर आ गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस क्वेश्चन को करने में कितना घंटा लगना चाहिए? बोलो 30 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट लग जाए। क्या ये सर्किट ऐसे मैं लिख सकता हूं कि इन सबके बदले कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और इन सबके बदले कोई सेल होगा? लिख सकता हूं ना कि ये इक्विवेलेंट R हो गया और ये इक्विवेलेंट E हो गया, और ये दोनों किस में है? सीरीज में है, तो यहां पे 6 ओम हो गया, है ना, और ये करंट I हो गया। मतलब आपके पास बच क्या गया? स्मॉल r और स्मॉल e निकालने का कहानी बच गया, यही बचा ना। अब स्मॉल r तो निकाल सकते हो ना, स्मॉल r कैसे निकलेगा? 1 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, यही होगा ना। और एलसीएम लेने तो सबको आता होगा। क्या हो जाएगा ये? 1 अपॉन r इक्वल टू, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3। तो R की वैल्यू क्या आ गई? 12 अपॉन 13 ओम। हाँ या ना? नहीं क्लियर हुआ? अब देखिए E इक्विवेलेंट क्या होता है? E होता है E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 और E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, है ना। E1 कितना है? 60 अपॉन 2, कितना हो गया? 30। 60 अपॉन 2 30, 90 अपॉन 3 30, 120 अपॉन 4 30 अपॉन इस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 की वैल्यू कितनी है? 13 अपॉन 12। तो कितना लिखा हुआ है? 13 अपॉन 12। नहीं समझ में आया? तो क्या आप इसके जगह पे आगे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये हो गया 120 और फिर 12 अपॉन 13। अच्छा 90 होगा, सही कह रही हो तुम। एडिशन तो आता नहीं है, बताओ, एडिशन तो आता नहीं है। ये तुम्हारा V हो गया। अब इस सब की वैल्यू क्या करना है? इसमें डाल देना है। R निकल गया और ये तुम्हारा E निकल गया, ठीक है। और ये 6 पता ही है, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी? I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन R प्लस 6। E की वैल्यू डाल दो, R की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ जी, बहुत मुश्किल है ना? मुश्किल है।
नहीं है। तो नहीं है तो एक क्वेश्चन करते हैं और